बाबा का दम घुट रहा है, बाबा का दम नहीं घुटने वाला है। लेकिन आपने उसके नाम पर तमाम पुराने मकान, पुराने मंदिर सब तोड़ दिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अजय राय को ही बार बार रिपीट किया जाए। परिवारवाद के साथ साथ परिवार का विकास ज्यादा किया। ये 5-5, 6-6, 7-7 बार एक ही आदमी को रिपीट करना, मैंने समझता हूँ कि किसी भी दल के हित में नहीं है। आज वो नाराज भी दिख रहे थे कि जब अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा आरोप लगाती है और अपने दिखाने के लिए मुखौटा के रूप में मुसलमानों को रखती है। अब वो 400 पार करे चाहे 500 पार बोलने में कोई अंतर नहीं पड़ता। जनता समझ चुकी है। सारा भ्रष्टाचारी तो आप ही ले जा रहे हैं जिनको आप भ्रष्टाचारी कराओ। वहाँ जाने के बाद वो आपके भाजपा वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं। वो अभी का लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए अफजाल अंसारी भी जुड़े हुए हैं। नीति रानी मुश्किल से 50,000 वोट से जीती थी। वो कैसे जीती सब लोग जानते हैं। नहीं चाहते कि एक ही आदमी, एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति बराबर चुनाव लड़ता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे। जिस प्रकार से चुनाव का जब चुनाव आयोग ने 4 जून को रिजल्ट आने की तिथि घोषणा कर दी है, उसके बाद से राजनीतिक मतलब नेताओं में हलचल सी मच गई है। ऐसे में हमारे साथ एक मुख्य अतिथि के रूप में मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल उपाध्याय जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं और पूर्व में काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता विभाग में के पद पर भी मौजूद रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे क्या कांग्रेस पार्टी का क्या अब भविष्य है। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है 2024 में कहाँ तक वो जा पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो 2 चरणों में जो न्याय यात्रा है, उसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रभाव है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके पहले महात्मा गांधी ने डांडी मार्च निकाला था और शंकराचार्य जी ने एक तरह से पूरा भारत जोड़ने का काम किया था, चारों पीठ बनाया था। तो राहुल गांधी की इस यात्रा से निश्चित रूप से राहुल गांधी को स्वयं भी और कांग्रेस के लोगों को भी भारत के लोगों को समझने का पूरा अवसर मिला है। और इसका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उसी प्रभाव का नतीजा था कि तेलंगाना में या कर्नाटक में और बाद में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकारें बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कांग्रेस की और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन वो तमाम तरह की चर्चाएं बाद में हुई, लोग ईवीएम पे आरोप लगा तमाम तरह की। बाद में काउंटिंग में भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। तो ऐसा नहीं है। और वोट का परसेंटेज बहुत कम ही था, कांग्रेस और भाजपा के बीच में अंतर बहुत कम था। तो प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। और आगे आने वाले चुनाव में 2024 में मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इंडिया गठबंधन जो बना है कांग्रेस के और सभी दलों के साथ मिलकर, उसका बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बहुत अच्छा आएगा। वर्तमान सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि राहुल गांधी जी को अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बहुत सीखे सिखाए हुए हैं। वो तो उनका कोई सहपाठी भी नहीं है और किसी विश्वविद्यालय में पता नहीं गए या नहीं गए, और उनके बाद डिग्री भी है। तो प्रधानमंत्री तो हर चीज़ सीखे हुए हैं। पेट में ही सीख के कोई नहीं आता है। सीखता जनता के बीच जब जाता है तभी सीखता है। तो राहुल गांधी ने बहुत कुछ सीखे हुए। उनको कम से कम नरेंद्र मोदी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद जाके उनकी पढ़ाई भी हुई है। उन्होंने एमफिल की भी डिग्री लिया है लंदन से और भी तमाम पढ़ाई किया है। और राहुल गांधी के पास बहुत परिपक्व, मैच्योर हैं। और जो कुछ राहुल गांधी ने कहा, भले भाजपा के लोग या आरएसएस के लोग दुष्प्रचार करके उनको पप्पू बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पप्पू वो नहीं बल्कि पप्पू ये लोग स्वयं हैं। राहुल गांधी ने जो जो कहा वो सब चीज़ें सामने आई। नोटबंदी के लिए उन्होंने कहा नोटबंदी एक घोटाला, सुप्रीम कोर्ट की जज भी आज बोल रही है कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला है। नोटबंदी के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि काले धन को सफ़ेद धन किया लोगों ने। जब 98% नोट वापस आ गया तो वो कहाँ गया? नोटबंदी का क्या प्रभाव पड़ा? काला धन कहाँ से था? लेकिन उसके पीछे बड़ी भारी घोटालेबाजी हुई, बहुत बड़ा हेरे फेरी हुआ। उसके बाद आप देखिए जीएसटी पे राहुल गांधी ने कहा ये बहुत नुकसानदायक, 18% जीएसटी आपने लगा दिया। वो तो गब्बर टैक्स बताते हैं। हाँ, गब्बर टैक्स बिल्कुल सही बात है। उनका सही कहना था राहुल गांधी का। वो गब्बर टैक्स जैसा था ही। सिंगापुर में 4% जीएसटी है। और अगर कोई ऑर्नामेंट या कोई सामान आप खरीदिए जीएसटी के, तुरंत पैसा एयरपोर्ट जाइए, रिफंड मिल जाता है आपको। लेकिन उस 4% जीएसटी में ही सिंगापुर में एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब फ्री है। भारत में आपने हेल्थ देखा, कोरोना पीरियड में हेल्थ में कोई सुविधा मिली लोगों को? स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा एकदम भारत में फेल्योर है, एकदम व्यापारीकरण हो चुका है। और अगर आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका सारा पैसा, कोरोना में लोगों का लाखों लाख रुपया, 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख रुपया लोगों को बर्बाद हो गया। कितने लोग उसके बाद भी मर गए, बचे नहीं। और कोरोना का टीकाकरण में भी बड़ा भारी घोटाला हुआ। अब आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में
तमाम चीज़ें पकड़ में आ रही है। इलेक्ट्रोमांड में ऐसी दवा कंपनियां, वो दवाइयां भी जो प्रतिबंधित थी, या वो दवाइयां जिनका बहुत साइड इफेक्ट पड़ा, कोरोना में तमाम लोग हार्ट अटैक हो गया, बीमारी के शिकार हो गए, अभी तक साइड इफेक्ट है, हार्ट की नसें सिकुड़ गई, और वो दवाइयाँ ज़बरदस्ती सरकार ने लगवाया लोगों को, कहा कि अगर वो इंजेक्शन नहीं लगेगा तो आप विदेश नहीं जा सकेंगे, या आप कहीं नहीं, इस बीमारी से तो विदेश में भी मतलब हाहाकार मचा था, तो ऐसे में मतलब तुरंत रिसर्च करना, तुरंत इस पे इम्प्लीमेंट करना, ये दूर की बात है। नहीं, वो हाहाकार मचा था, दवाइयाँ जो चल रही ठीक था, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं था। विपक्ष पे आलोचना की आपने ये कोरोना के, लेकिन टीका का जांच हो जाना जरूरी था। कोई भी दवा एकाएक नहीं लगा दी जाती है। इस तरह की महामारियाँ आती हैं, तो 1917 में भी महामारी आई थी, बहुत से लोग मरे थे, ऐसा नहीं है। वो तो महामारी तो 100 साल में एक बार आई जाती है। एक तो मालथस का एक सिद्धांत है कि नेचुरल चेक, जनसंख्या बढ़ती रहती है मानव की, और प्रकृति अपने आप 100 साल पे, 80 साल पे, 150 साल पे एक आध बार इस तरीके की आपदा आ जाती, बहुत से लोग जाते हैं। राहुल गांधी झारखंड से एक बार प्रधानमंत्री को रिमोट से संचालन करने का बात कह रहे थे, तो क्या लगता है कि आपको प्रधानमंत्री भी कहीं रिमोट से संचालित हो रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, राहुल मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन जो शासन चल रहा है इस समय, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पे था, उसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से देखे तो वेस्ट इंडिया एंड कंपनी ऑफ गुजरात का शासन चल रहा है। कुछ गुजरात के 2-4 बड़े व्यापारी हैं, चाहे अडानी, अंबानी या अन्य लोग हों, जो उनके हाथ में पूरा नियंत्रण है, और वो जैसा चाहते हैं वैसी पॉलिसी बन रही है, और वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। हर जगह जहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, अब बनारस में एक अमूल से जुड़ा हुआ एक खुला जगह, वहाँ के गाँव के एक महिला का इंटरव्यू आ रहा था, कुछ और लोगों का भी इंटरव्यू एक दिन मैं देख रहा था, और एक दो अखबारों में भी आया थोड़ा बहुत, उसमें वो कह रहे थे कि यहाँ बना तो जरूर है, लेकिन इसमें कोई स्थानीय आदमी की नौकरी नहीं मिली है, सब गुजरात के लोग ही नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं के संचालन हो रहा है, थोड़े बहुत लेबर ओबर इधर के भले रख दिए जा रहे हो। तो ये देश हित में नहीं, उचित नहीं है। ये विकास का ये मॉडल बड़ा खतरनाक है कि गुजरात मॉडल लाभ विकास, उन्होंने कहा गुजरात मॉडल के नाम पे कल गुजराती लाभ उठावें और पूरे देश के लोगों को रोजगार न मिले। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि हमने बनारस में अमूल प्लांट लगा दिया है, अब दूध में एक क्रांति आ रही है और गांव का आसपास के जितने भी गांव हैं उनको रोजगार मिल रहा है। ऐसा नहीं है, पहले भी यहाँ पराग डेयरी है और तमाम डेयरियाँ हैं, चंदौली में भी और डेयरियाँ खुल चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है प्लांट लगाएं तो उसका स्वागत, उसका विरोध मैं नहीं करता हूँ, प्लांट का लगना चाहिए, ठीक है लगे, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री लगी, DLW यहाँ बना तो DLW में स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिला, और 8-8.5 हज़ार लोग काम करते। जब DLW कांग्रेस के शासन में मिला, उसमें संपूर्णानंद जी थे, सुधाकर पांडे थे और कमलापति जी हुआ करते थे, तमाम लोग नेता थे, तो उसमें DLW खुला, लेकिन उसका नाम आपने BLW बदल दिया, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, न एम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ी। जहाँ 8,000-7,000 लोग काम करते थे, आज जो है मुश्किल से 1,000-1,500 लोग काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे बार बार चर्चा उठती, बेचने की बात उठती है। तो कोई नई इंडस्ट्री या नई विकास के मॉडल नहीं हुआ। कम से कम अभी जो ट्रेनें हैं वो कम से कम ऑन टाइम तो चल रही है ना? नहीं, टाइम पे तो ट्रेनें नहीं चल रही, ट्रेनों में आपने सारी सुविधाएं छीन लिया। सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलती थी वो आपने छीन लिया। इस सरकार ने, भाजपा ने पेंशन लोगों को छीन ही लिया, जो पेंशन सामाजिक सुरक्षा थी वो नहीं मिल रहा। लोग छोटी छोटी नौकरियां भी करते थे, लोग पेंशन पाते थे। ट्रेनों में किराया बढ़ा दिया आपने सबको, स्पेशल जितनी जनरल ट्रेनें थी उसका नाम केवल आपने बदल दिया, उसको स्पेशल ट्रेन या मेल उसको बना दिया। टिकट का दाम तो बढ़ गया। अब यहाँ से बनारस से हमें याद है कि इलाहाबाद 22 रुपये में जाते थे लोग, आज 60-70 रुपये में जा रहे होंगे। बलिया में भी इसी तरीके से जब जाते थे, गाजीपुर जाते थे, तो सब जगह आपने किराया बढ़ा दिया, सुविधा का नाम, और थोड़ा स्टेशनों को चमक दमक जरूर बढ़ा दिया ऊपर से, लेकिन केवल ऊपरी चमक दमक से ही कुछ नहीं होता है। आप बहुत सुंदर कपड़े पहन लीजिए, खूब पाउडर क्रीम लगा लीजिए, अंदर आपके पेट में भोजन न हो, राशन न हो, तो उसका कोई मतलब नहीं। आंतरिक रूप से आप मजबूत नहीं रहेंगे। तो रेलवे को भी खोखला कर दिया है, इस सरकार ने खोखला कर दिया। केवल सड़कें चमका देने से, कुछ सड़कें बना देने से, थोड़ा सा ऊपरी विकास कर देने से विकास नहीं होता। विकास एक गंभीर चीज़ है, उसको। वो तो ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मतलब आपने 70 सालों में कुछ नहीं किया, ज़्यादा परिवारवाद के साथ साथ परिवार का विकास ज़्यादा किया आपने। ये तो देखिए, आरोप लगाना उनका एक तरीके से पेशा ही रहा है, क्योंकि ये प्रचारक रहे हैं RSS के, और हमेशा 70 साल तक ये खाली विरोध करते रहे हैं। विरोध के लिए विरोध करना, खाली विरोध करते रहे हैं। आप 70 साल में क्या नहीं हुआ है? 70 साल में भाखड़ा नंगलवाद, हीराकुंड बांध से लेकर और रिहन डैम, तमाम डैम बने, IIMs बने, IITs बने, तमाम मेडिकल कॉलेज बने, तमाम इंडस्ट्री लगी, इसरो बना। अब 70 साल में ही आपका बोकारो स्टील प्लांट बना, भिलाई स्टील प्लांट बना, तमाम स्टील प्लांट, तमाम प्रोजेक्ट कांग्रेस में नेहरू जी कहते थे कि ये जो डैम है, नहरें हैं, डैम है, यही हमारे मंदिर हैं।
हमको मंदिर से ज़्यादा ये ज़रूरी है। हमें नहीं कहता हूँ कि आप मंदिर न बनाइए, मंदिर का निर्माण करिए। हम भी हिंदू हैं, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मंदिर के साथ साथ ये विकास पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब बनारस में आपने इसको पर्यटन सिटी बना दिया, जब आध्यात्मिक शहर बनारस रहा है। अब आप पुराना शहर आपका मछोदरी से लेकर और अगर आप गदौलिया तक इतना ही पुराना शहर था, और 1 किलोमीटर चौड़ा और 3 किलोमीटर लंबा। ये इतने पुराने शहर को तो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था। मणिकर्णिका घाट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे आप सड़क चौड़ा करते, आपका आए तो कहे कि बाबा का दम घुट रहा है। बाबा का दम नहीं घुटने वाला है, लेकिन आपने उसके नाम पर तमाम पुराने मकान, पुराने मंदिर सब तोड़ दिए। नहीं सुनिए, अगर आपके परिवार में या घर में अगर सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप कमरों की भी संख्या बढ़ाएंगे ना। तो वैसे में जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो शहर को और या सड़कों को चौड़ीकरण करेंगे ही ना। देखिए, शहर बनारस के लोग तो आराम से दर्शन करते ही थे। आपने उसको रोजगार का केंद्र बना दिया। जितने मंदिर थे उनको खाली आय का एक जरिया बना दिया, और भीड़ बढ़ा दिया आपने। भीड़ तो पहले भी थी, लोग जाते थे, दर्शन करते थे, निकल जाते थे। आपने एक चारों ओर रास्ता बंद करके एक तरफ से आप रास्ता कर देंगे तो भीड़ दिखने लगेगी, लाइन लगा दिया। हम लोग याद है कि आज से 15-20 साल पहले तक हम लोग जाते थे, दर्शन करके चले जाते, 10-15 मिनट में दर्शन कर हो जाता था। अगर आप एक तरफ से थोड़ा चौड़ा किए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे पुराने मंदिर को तोड़ देना ये उचित तो नहीं है, कहा जा सकता। पुराने मकानों, हेरिटेज सिटी है बनारस। बनारस लोग गलियाँ देखने आते थे विदेशों से, वो गलियों का शहर कहा जाता है। अब गलियाँ ही नहीं रहेंगे, बनारस की संस्कृति गलियों में पली है। हाँ, बनारसी पान, बनारसी गलियाँ, बनारसी साड़ी, बनारसी उद्योग, सिल्क उद्योग, यही सब यहाँ फेमस है। बनारसी खिलौने, मैं समझता हूँ इन सब जितनी बातें मैं कर रहा हूँ इन पर किसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिल्क सब प्रभावित हैं, सबका रोजगार प्रभावित हो चुका है। रोजगार के अच्छा सर, हम बात करेंगे कि चूँकि आप भी काशी से आते हैं, तो काशी में कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब कितना दम है और कितना मतलब आपको लगता है कि वोटें आ सकती हैं? देखिए, कांग्रेस का यहाँ बराबर आधार रहा है, कांग्रेस का आज भी आधार है। थोड़ा सा दल के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। अच्छी छवि वाले अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए। अच्छी छवि के अच्छे प्रत्याशी अगर आएंगे तो निश्चित रूप से जनता का साथ देगी। काशी जनता पढ़ी लिखी, समझदार, शिक्षित जनता है। कालिदास उस जमाने में आए थे तो एक मलाह की लड़की ने संस्कृत का श्लोक सुनाया, वो प्रभावित हो गए कि अरे भाई यहाँ का तो मलाह की लड़की भी इतना संस्कृत जानती है या इतना विद्वान है। तो ये यहाँ का कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं यूनिवर्सिटी में टीचर वही विद्वान है। यहाँ काशी के लोग, अधिकांश लोग समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का काशी से नेतृत्व कौन करना चाहिए? क्योंकि हाल ही में अभी अजय राय जी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। अजय राय को बनाया गया अध्यक्ष, अच्छी बात है, लेकिन अजय राय के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, गठबंधन टीम में प्रचार की भी जिम्मेदारी उनके पास है, और मुझे लगता है कि अजय राय को ज़्यादा काम उसमें लेने की ज़रूरत है। अब अजय राय को प्रत्याशी भी बना दिया गया, जबकि 3 बार वो चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं, तीनों बार चुनाव हारे हैं। ठीक है, हारे हैं, जीते हैं, वो अलग प्रश्न है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अजय राय को ही बार बार रिपीट किया जाए। अजय राय को और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको जो बड़ा काम दिया गया है पूरे प्रदेश में प्रचार करने के लिए और इंडिया गठबंधन के साथ लग के, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पति कि उनका चुनाव लड़ना। तो मुझे लगता है कि जो भी जिसे भी लड़ाया जाए अच्छी छवि के, स्वच्छ छवि के, अच्छे आदमी के, ताकि प्रधानमंत्री के खिलाफ वो मोर्चा ले सके, अच्छी तरह से लड़ सके। क्यों, जो टेस्टेड हो ऐसे आदमी को, जो लड़ सके चुनाव, ऐसे आदमी को देना चाहिए। और अच्छी छवि का बहुत असर पड़ता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय भी कहते थे कि अगर किसी बड़ी पार्टी में गलत छवि का या गलत व्यक्ति को टिकट मिले तो जनता का ये दायित्व है वो उसका परिमार्जन कर दे, तो जनता अपने आप सुधार कर देती है। हम छवि पे ही बात करेंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी से श्यामदेव राय चौधरी दादा थे जो 8 बार विधायक थे, तो क्या इनको भी तो रिपीटेशन किया जा रहा था तो भी ये जीत जाते थे? ये देखिए, उनका आंतरिक मामला है। हालांकि श्यामदेव राय चौधरी का टिकट नहीं काटा जाना चाहिए था, अभी वो स्वस्थ थे, एक चुनाव और लड़ सकते थे, लेकिन उनके यहाँ अमित शाह जो चाहते हैं वो करते हैं, या जो उनके मन अनुकूल उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अमित शाह ने हटा दिया। ऐसे बहुत से लोगों को हटा दिया होगा, ऐसा चर्चा बनारस में थी, इसी तरह की चर्चा थी। तो श्यामदेव राय चौधरी की छवि अच्छी थी, उनको एक चुनाव और मिल सकता था लड़ने का, वो जीतते भी, अच्छी स्थिति थी। लेकिन जो भी हो, उन्होंने बदल दिया। वो उनका क्या स्वार्थ था, क्या इंटरेस्ट था, वो बदल जाना है। मैं कांग्रेस के बारे में जानता हूँ कि कांग्रेस में नहीं, हम छवि पे ही बात कर रहे हैं। तो जैसे अजय राय जी को 3 बार का मौका दिया गया, तो क्या बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव हर जगह होना चाहिए। जो व्यक्ति एक कपड़ा पहनता दूसरे दिन चाहता कपड़ा बदल दें, आदमी भोजन करता स्वाद भी बदलना चाहता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानव प्रवृत्ति है कि बदलाव, मतदाता भी बदलाव चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि एक ही आदमी, एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति बराबर चुनाव लड़ता रहे। और जनता 1 बार 2 बार देती है, और अगर 2 बार 3 बार अगर
जनता स्वीकार न करे या किसी की जमानत जब्त हो जाए, तो कम से कम नए प्रत्याशी का, नए लोगों का भी चयन होना चाहिए, क्योंकि जब बदलाव होगा तभी पार्टी में एक जान आती है और एक कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है। क्योंकि तमाम कार्यकर्ता सबको अवसर मिलना चाहिए कम से कम। ठीक है, चुनाव एक आदमी लड़ता है, लेकिन कुछ ही लोग लोकसभा का भी चुनाव लड़ें, विधानसभा का भी लड़ें, हर चुनाव लड़ें। जैसे एक आश्वासन गुरु कहे जाते थे, हमारे पार्टी से चले गए, वो हम आएंगे, उन पर भी बात करेंगे। वो 5 चुनाव हारे और लगातार एमपी लड़ते रहे। एक और प्रतिष्ठित जन है, वो भी 7 बार 8 बार चुनाव, वो मेयर का भी चुनाव लड़े, विधानसभा का भी 4 5 6 बार लड़ चुके। तो ये 5 5 6 6 7 7 बार एक ही आदमी को रिपीट करना, मैंने समझता हूँ कि किसी भी दल के हित में नहीं है। अच्छा, हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश मिश्रा जी की। तो क्या कारण था कि उनको पार्टी ये छोड़ना पड़ा? क्योंकि मैंने उनसे इस बात पे चर्चा की तो वो बोले कि जब व्यक्ति का सम्मान नहीं होता तो किसी पार्टी में रहने का मन नहीं करता, तो उनको सम्मान न मिलने की वजह से वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही उनके मतलब पूर्व विधायक रहते हैं, मेवालाल जी भी पार्टी बदल लेते हैं। ऐसे ही एक गंगा साहब पांडे भी रहते हैं, वो भी पार्टी बदल लेते हैं। तो क्या सब पार्टी ही छोड़ लेगा जो वरिष्ठ नेता थे, या कुछ कोई बचेगा भी? देखिए, इलेक्शन के समय में तमाम लोग दल बदलते हैं, बहुत से लोग इस दल से उधर भी जाते हैं, तो उस सामान्य प्रक्रिया भी है। तो मेवालाल बागी भी राजेश मिश्रा जी के ही समर्थक हैं, इसलिए उनकी वजह से चले गए होंगे। गंगा साहब जी के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना, क्योंकि वो कोई बड़े पद पे नहीं है और वो ठीक है, उनकी इच्छा होगी चले गए होंगे। जहाँ तक राजेश मिश्रा जी का सवाल उठता, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जनता सम्मान देती है। जनता जब वोट देती है, चुनाव जिताती है, तो सम्मान मिलता है। और राजनीति में जब तक जनता साथ रहती तभी तक सम्मान होता है। फिर भी कांग्रेस पार्टी में उनके पास बड़ा पद था, अखिल भारतीय स्तर पे उनके सम्मान हो रहा था। अभी कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ उसमें भी कमेटी में वो थे, तो जो कुछ उनको मिला है या जो सम्मान मिला कांग्रेस में ही रह के मिला उनको। तो ऐसा अब कांग्रेस में कुछ देने का समय आया था तो उनको देना चाहिए था। और अगर व्यक्तिगत मतभेद किसी से था तो वो अलग प्रश्न है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के मनभेद नहीं होना चाहिए। राजेश मिश्रा हो चाहे अजय राय जी और किसी में आपस में किसी में भी मतभेद हो सकता है, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था तो उन्होंने 1 से 2 दिन के बाद वो दिल्ली का रुख तय कर लिया था और आला कमान से वो अपनी बातचीत वो अपनी कर लिए थे। शायद वो नाराज भी दिख रहे थे कि जब अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, कि उसकी सांसद रहने के मतलब कांग्रेस पार्टी में सांसद होने के बावजूद मतलब अजय राय जी को बनाया गया था। वो अलग प्रश्न है, संगठन ने क्या सोच के बनाया होगा। हो सकता था कि राजेश मिश्रा जी कांग्रेस में तो उनको और बड़ा पद मिलता भविष्य में। ये तो समय की बात थी। और क्या कहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बीच में गड़बड़ हो गया था, उनका पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, अस्वस्थ भी थे बीच में, अनेक कारण हो सकते हैं उसके। हाईकमान ने क्या सोच के किया है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी दल नहीं बदलना चाहिए था। फिर भी उनको लगा होगा कि उनका भाजपा में जाने से उनका हित है, लेकिन तो वो उनकी अपनी विचारधारा, मेरी शुभकामनाएं उनको, भाई जहाँ रहें स्वस्थ रहें, वहाँ सम्मान अगर मिल रहा है तो सम्मान के साथ वहीं रहें, वहीं कुछ करें अपना जाके। अच्छा सर, हम आपसे बात करें, चूँकि आप वरिष्ठ हैं, कांग्रेस में रहे हैं, तो क्या कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव नहीं लड़ सकती कि उसको आज गठबंधन करने का मतलब ज़रूरत पड़ गया? देखिए, कांग्रेस अधिकांश राज्यों में अपने बलबूते पे ही लड़ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमाम जगहों पर कांग्रेस आज भी आपका जो है हिमाचल प्रदेश बहुत जगहों लड़ रही है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार में थोड़ी कांग्रेस कमज़ोर हुई है पिछले दिनों। वो भी मंडल का सब दौर शुरू हुआ तो तमाम अनेक कारणों की वजह से कमज़ोर हुआ और उसका ही लाभ भाजपा उठा रही थी। भाजपा ने भी शुरू में जब सरकार में आई उसके पहले वो सबसे मिल के मिला। कभी लोग RSS का और समाजवादियों का बहुत विरोध था, लेकिन उसके बावजूद समाजवादियों के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 77 में सरकार बनाई भाजपा ने, जनसंघ ने। तो अगर कांग्रेस इस समय सभी लाइट माइंडेड लोग जो हैं, जितने लोग हैं जो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, उन सारे लोगों का एक लक्ष्य बन गया है इंडिया गठबंधन के माध्यम से कि हमको जो संविधान खतरे में है, हमारा भारतीय लोकतंत्र जो खतरे में आ गया, पहले उसे बचाना है। तो ग्रेटर इंटरेस्ट में छोटी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। नहीं, वो तो ये बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग गठबंधन में ये बोल रहे हैं कि पहले मोदी को ही हटाओ। नहीं, मोदी को नहीं हटाया, तो इसलिए उन्होंने बिहार यूपी में, खासतौर से यूपी बिहार में ही ज़्यादा हुआ है। आम आदमी पार्टी का कोई ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा दिल्ली में है, 1-2 सीट पे गुजरात पे है। बाकी पंजाब में आम आदमी पार्टी भी लड़ रही, कांग्रेस भी लड़ रही है। आपस गठबंधन जरूर है, लेकिन उसमें तो वहाँ भाजपा कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा है ही नहीं है। तो इसलिए वो मिल गया और यही चिंता मोदी जी को, भले वो अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं भाषण में अपने कि दोनों लड़के लड़ जाएंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर क्यों नहीं पड़ता? अखिलेश यादव लड़े 125 सीट से ऊपर पाए विधानसभा में,
तो आधार तो है, अखिलेश यादव का भी है और नीतीश उसका भी है, और कांग्रेस और ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो उनको भी फायदा होगा, इनका भी फायदा होगा। ये डर ही भाजपा का। हम जानेंगे आपसे, राहुल गांधी कौन है? ये हम आपसे ये प्रश्न जानना चाहेंगे, चूंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, तो राहुल गांधी कौन है? क्योंकि जब चुनाव आता है तो कभी टोपी धारण कर लेते हैं, कभी चादर धारण कर लेते हैं, तो क्या लगता है कि अब 2024 जब नज़दीक आ रहा है तो क्या भगवा वस्त्र भी धारण करेंगे? देखिए, सभी लोग कपड़े बदलते हैं और सभी लोग, मोदी जी भी टोपी धारण करते हैं, भले यहाँ नहीं धारण किया जाके अफगानिस्तान में, अरब कंट्री में जाकर उन्होंने धारण किया है ना। तो वो तो राजनीतिक नेता लोग अपना समय समय पे कपड़े और वस्त्र बदलते हैं, तो वस्त्र क्या धारण है। और सभी धर्म, लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि सब धर्म सद्भाव, सभी धर्मों को लेकर चलिए। आप हिंदू हैं तो इसका मतलब नहीं आपके मतदाता मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सबको लेकर ये भारत जो गुलदस्ता है भारत का, लोकतंत्र का, या विभिन्नता में एकता में हमारी भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है, इसकी यही खूबसूरती है कि सबको लेकर चला जाए। तो राहुल गांधी वही काम करते हैं, सबको लेकर चलते हैं। अब राहुल गांधी की माता इंदिरा की दादी इंदिरा गांधी के लोग कहेंगे मुसलमान हैं। स्मृति ईरानी ने शादी किया ईरानी से, तो वो हिंदू हैं, और ये भी ईरानी थे, पारसी थे, तो वो मुसलमान हो जाते हैं। तो ये तो भाजपा अपने हिसाब से, आरएसएस भाजपा दुष्प्रचार करने का काम ही करती है। वो आज भी बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री की, मतलब कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की नीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, इस तरह की राजनीति करती है। तुष्टीकरण तो भाजपा भी करती है, अभी भाजपा नहीं कर रही है कि हम मुसलमानों के लिए भी हमने ये काम किया, वो नाम काम भी गिनाते हैं, वो दोनों ओर चलते हैं, उनका दोहरा चरित्र, दुरंगी नीति है उनकी, एक बार इधर चलेंगे एक बार इधर चलेंगे, दोनों चलती हैं। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा सबको लेकर चली है, उसने कभी नहीं, आज़ादी के पहले भी नहीं चली थी। ये लोग बात करते हैं कांग्रेस की, आज़ादी के पहले 1944-45 में 46 तक जो बंगाल में गवर्नमेंट बनी थी, पश्चिम बंगाल में, उसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आरएसएस ने सरकार बनाई थी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी सीएम थे, दीनदयाल उपाध्याय का भी समर्थन था। 42 के आंदोलन में क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। उस आंदोलन में सभी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन आरएसएस ने विरोध किया। नहीं, उस समय क्या है, लोग देश के लिए काम करते थे, जितने भी राजनेता होते थे देश के लिए काम करते थे, ये बात आप भी समझ रहे होंगे। लेकिन अब जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ वोट के लिए काम करते हैं। वोट की राजनीति तो सभी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो भाजपा आरोप लगाती है और अपने दिखाने के लिए मुखौटा के रूप में मुसलमानों को रखती है, मुखौटा के रूप में, कांग्रेस का यह है कि सबको लेकर चलती है, और सबको लेकर चलती है, उसकी वो तुष्टीकरण वो मान लेते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी के त्यौहार में, सभी के उसमें अगर शिरकत कोई करता है, ईद में अगर सर किसी की जाता है या होली मिलन में वो आते हैं, तो वो कोई मतभेद वाली बात नहीं है। ये केवल इनके धर्म पे ना पे, राम मंदिर ही जो बना, राम मंदिर में शिलान्यास तो कांग्रेस ने ही कराया था, आपने तो कराया नहीं था शिलान्यास करा, लेकिन उनको लगा कि नरसिम्हा राव उसमें बन जाएगा, आपस समझौता आ जाएगा, तो ये लोग हम लोग नहीं मानेंगे, तो उसको ध्वंस कर दिया, तोड़ने लगे। अटल जी ने सबसे पहले उसमें बोला था कि राम मंदिर को तोड़कर, ढांचा तोड़कर, हाँ, बाबरी, उसको बाबरी मस्जिद कही या राम मंदिर जो भी कहते थे, कि ढांचा तोड़कर मंदिर निर्माण में बाधा उपस्थित कर दिया। वो तो कहिए सुप्रीम कोर्ट से एनी हाउ जैसे भी फैसला हो गया, कांग्रेस ने भी क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानेंगे। नहीं तो वो तो बार बार आरोप लगाते, कहते बीच बीच में कपिल सिब्बल जी जो है वो मतलब कोई ना कोई अड़चने पैदा कर देते थे। अरे कपिल सिब्बल वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी वकील है, वो तो सबके वकील होते हैं, वो तो आम आदमी पार्टी के भी वकील है, आम आदमी पार्टी का भी कांग्रेस से विरोध चलता था। तो वकील तो किसी भी दल में रहेंगे, दल की वकालत करेंगे, तो वकील की बात को यहाँ मत रखिए। राजनीति के रूप में जो है कांग्रेस की जो विचारधारा और वो है, उसको लेकर हमें चलने की जरूरत है। और कांग्रेस सदधर्म सद्भाव में विश्वास करती है, सबको लेकर चलने के विश्वास करती है, विभिन्नता में एकता में भारतीय संस्कृति की विशेषता में विश्वास करती है। ये लोग केवल हिंदुत्व के नाम पर वोट तोड़ते, वही काम ये करते हैं। ये बहुसंख्यकवाद की राजनीति करना चाहते हैं कि हम बहुसंख्यकवाद की राजनीति करें और क्या हिंदू वोट हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। लेकिन हिंदू जनता भी अब समझ, तो वो बात कर रहे हैं 400 पार की बात। अब वो 400 पार करें चाहे 500 पार बोलें, बोलने में कोई अंतर नहीं पड़ता। जनता समझ चुकी है, युवाओं को रोजगार चाहिए। अरब कंट्री में हमारे देश का युवा नहीं है, मुस्लिम देश है, लेकिन अरब कंट्री में हिंदू बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, सबसे ज़्यादा नौकरी वहीं पा रहे हैं अरब कंट्री में। तो ये दुनिया विकसित हो चुकी है। ये 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी नहीं है, ये 21वीं शताब्दी अब चल रही है। ऐसे समय में 21वीं शताब्दी में, ऐसे समय में जबकि अमेरिका, इंग्लैंड, सारे देश, फ्रांस, सब जगह पे आधुनिकीकरण हो चुका है। अब ये छोटी चीज़ों को लेकर, धर्म को लेकर, जात को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर ये बहुत दिन तक राजनीति नहीं की जा सकती है। अब विकास, और सही माने में विकास का मतलब लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तो निःशुल्क होनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए,
जिन कर्मचारियों को पेंशन मिलता है उनको पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि एमपी एमएलए को पेंशन मिलेगा। और जो छोटा कर्मचारी है 20,000 30,000 तनख्वाह पा रहा है या थोड़ा बहुत पेंशन पा रहा है, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। आप लाखों रुपए का पेंशन लेंगे तो ये उचित नहीं है। सामाजिक समानता की दृष्टि से, बराबरी की दृष्टि से ये वेलफेयर स्टेट की कल्पना को साकार करना चाहिए, हमारा कल्याणकारी राज्य की कल्पना है। और ये जो भाजपा गवर्नमेंट, इनका को वेलफेयर स्टेट से कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को आपने पंगु बना दिया है। भ्रष्टाचार के नाम पे आप खाली विपक्ष पे हमला करते हैं। आपके जितने अब 425 टिकट करीब डिक्लेयर हो चुका है भाजपा में, उसमें मोटे आंकड़े के हिसाब से 130-40 लोग कांग्रेस से गए हुए लोग को आपने लिया है। तो कांग्रेस में जिनके भ्रष्टाचार के ज़्यादा आरोप थे, जिनके ईडी छापा पड़े थे, उन्हीं को आप ले गए अपने साथ। तो सारे भ्रष्टाचारी तो आप ही ले जा रहे हैं जिनको आप भ्रष्टाचारी करा, और वहाँ जाने के बाद वो आपके भाजपा वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं, वो ईमानदार हो जा रहे हैं। तो ये दोरंगी नीति, दोहरी नीति नहीं चलेगी। रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की जरूरत है, और हमारा 45 साल में सबसे लोएस्ट स्तर पर रोजगार जा चुका है। गरीबी भुखमरी की स्थिति देश में है, इसमें दोहरा नहीं है। कि केवल सड़क बना देने से और चमक दमक से विकास नहीं का, विकास का मतलब होता है कि गांधी जी के सपनों का भारत की तरह बने, विकेंद्रीकृत विकास हो, गाँव आत्मनिर्भर हों, और छोटे छोटे रोजगार हो, जो राहुल गांधी जो कहते हैं छोटे छोटे उद्योग धंधे खोले जाएं, रोजगार के अवसर मिलें। जब इस तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जो भविष्य में भी हमारी युवा पीढ़ी को रोजगार मिल सके और या हमारे पर्यावरण को नुकसान न हो। केवल ये शहरों का थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके दिखावटी विकास या बुलडोजर चला के तोड़ देना, और बुलडोजर चलाने के नाम पे केवल मुसलमानों पर या ब्राह्मणों पर या यादवों पर या किसी और खास जातियों पर, अपनी एक जाति जिसके मुख्यमंत्री जी आते हैं उन पर किसी का बुलडोजर नहीं चला। नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन इसी पूर्वांचल में तमाम कुख्यात विख्यात तमाम तरह के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके घरों में बुलडोजर नहीं चला। तो केवल बुलडोजर चलना, सब पे चले, किसी एक पर मत चलाइए। ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता का शासन करेगी जनता, तभी विश्वास करेगी जब चरित्र और ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आप सुशासन करेंगे। आप शासन मत करिए। सर, चूंकि अब काशी की ही बात चली है, तो जब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी बने हैं तो ऐसा माना जाता था, रिकॉर्ड में भी है कि मतलब पूर्व में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी उनको सबसे ज़्यादा चहेता मानती थी। लेकिन अब जब से मुख्तार अंसारी वाला जब से हुआ है गाजीपुर में, ये इस तरह की घटना हुई, जब से उनकी मृत्यु हुई है, तब से क्या लगता है, और अजय राय जी ने भी इस पर बात करने से मना कर दिया है, तो अब लगता है क्या कि अब मुस्लिम पक्ष के लोग भी अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम पाएंगे? देखिए, हम लोग राजनीति अध्यापक रहा हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ। समाज में किसी भी अपराधी के सम्मान कभी नहीं मिलता है, और ये अजय राय के परिवार का या मुख्तार अंसारी के परिवार का और लोगों का या गैंगवार का पूर्वांचल का झगड़ा रहा होगा, मुझे जानकारी नहीं उसके बारे में, तो प्रकाश वही डाल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अखबारों के माध्यम से और जगहों को पता चला था कि जब इनके भाई की हत्या हुई थी जिनके, तो उस हत्या में लोगों ऐसा आरोप लगा था कि मुख्तार अंसारी के लोगों का हाथ है। उसमें अजय राय ने उनके खिलाफ गवाही भी दिया था, उनको सज़ा भी हो गई थी। इस बीच में जिस वजह से भी जेल में जिस तरह से विवादास्पद ढंग से वो उनकी मृत्यु हो गई और लोगों ने आरोप लगाया कि जहर दे के मार दिया गया, ऐसा कहा उन्होंने और तमाम लोगों ने, उसकी वजह से ये मामला सेंसिटिव हो गया। और मुसलमानों में क्या असर है मुझे जानकारी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्तार अंसारी यहाँ चुनाव लड़े थे, अजय राय भी चुनाव लड़े थे। मुख्तार अंसारी लगभग मुझे लगता है 1,75,000 के आसपास वोट पाए थे, 80,000 के पास, और उससे ज़्यादा ही पाए थे, 1,87,000 और 2,03,000-4,000 वोट पाके मुरली मनोहर जी 17,500 वोट से जीते थे। अजय राय, हाँ, 70-74,000 वोट करीब अजय राय पाए थे। तो उस समय लोगों का, और राजेश मिश्रा भी लड़े थे, वो भी 65-66,000 वोट वो भी पाए थे। तो उस समय लोगों ने कहा कि इन लोगों ने समर्थन कर दिया, मतलब जोशी जी का, क्या मुख्तार अंसारी, तो वो उनका व्यक्तिगत द्वेष हो सकता है। तो जो मुख्तार के समर्थक यहाँ जो होंगे, हो सकता है उनके मन में भावना हो कि ये हमारा नुकसान किए, विरोध किए हैं, और मुख्तार अंसारी चूँकि अब नहीं है तो उनकी सिंपैथी में भी पॉसिबल हो सकता है कि वो उनके खिलाफ हों, लेकिन मुझे उसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है। नहीं, वहाँ के लोग ये बोलते हैं कि ये मसीहा थे, और आपके गठबंधन की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव भी अभी हाल ही में मिलने उनसे गए थे। देखिए, मुख्तार अंसारी का जैसे भी रहे हो, मुख्तार अंसारी अपराध जगत में चले गए थे, लेकिन इसमें दो राय नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार रहा है। उनके, आप किसकी बातें कर रहे हैं? मुख्तार अंसारी की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर अहमद हसन अंसारी, वो इंग्लैंड के एक बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर थे। महात्मा गांधी के कहने पर वो दिल्ली आके यहाँ रहने लगे, भारत में। और महात्मा गांधी ने जब कहा कि हमारा दिल्ली में कोई कार्यालय नहीं, तो दरियागंज में उनका कोई मकान था, वो अपना मकान भी कांग्रेस कार्यालय के दे दिए थे 1927-28 में, 26-27 के आसपास।
और बाद में वो कुछ समय के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, और स्वतंत्रता संग्राम में भी वो उनका योगदान था, वो जेल भी गए थे। और मुख्तार के जो नाना थे, मुख्तार अंसारी के, वो ब्रिगेडियर उस्मान, वो मऊ के पास के रहने वाले, मधुबन के आसपास के रहने वाले थे। उनके पिताजी पुलिस अधिकारी थे और वो इंग्लैंड में जाकर उस ज़माने में उन्होंने इंग्लैंड में मिलिट्री के उनके पिताजी उनको आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन वो आर्मी ज्वाइन किए और आर्मी ट्रेनिंग इंग्लैंड से किए। और 1936 में आने के बाद वो, उसमें पाकिस्तान नहीं बना था, भारत में था, तो उस समय अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे उनकी कहीं पोस्टिंग हुई। और जब देश आज़ाद हुआ तो जिन्ना जिनको कायदे आज़म कहते हैं पाकिस्तान का, जिन्ना ने ऑफ़र दिया कि आप डिप्टी चीफ हो जाइए। नहीं, जब नहीं तैयार हुआ, कहा कि आप आर्मी की चीफ बन के हमारे यहाँ आ जाइए, पाकिस्तान में आ जाइए। तो उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारी भूमि भारत है, भारत में ही रहेंगे। और उसके बाद उनकी कश्मीरी पोस्टिंग हुई और जम्मू कश्मीर में जब कबाइलियों ने हमला किया तो उस समय रासौरा और ये जो हिस्सा है आपका जहाँ देवी के दर्शन करने जाते हैं, हाँ, वैष्णो देवी, इस पर कब्जा करना चाहते थे। वो उन्होंने लड़के बचाया और इतनी बहादुरी से लड़े। मैंने कहीं पढ़ा था किसी पत्रिका मैगजीन में कि करीब 1000 आदमी मारे गए पाकिस्तान के, मुश्किल से 35 या 36 आदमी मरे थे इनके भारत के, इतने कुशलता से किया। बाद में पाकिस्तान वाले इतना नाराज चिढ़ गए इनसे कि दोबारा फिर ज़बरदस्ती जानबूझ के हमला किया और उस हमले में बुरी तरह इंजर्ड हो गए, बाद में मर गए। नहीं, हम पूर्व की बात करेंगे कि 2019 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें क्या है कि वर्तमान में जो राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट थे, पर मुख्तार अंसारी कौन से डिग्री रखे थे या गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो भी मतलब वो हार गए थे। तो मैंने बताया ना, मुख्तार अंसारी के परिवार का पुराना नाम रहा है। मुख्तार अंसारी जैसे भी अपराध जगत से जुड़ गए, या जिस मुख्तार अंसारी परिवार के ऊपर एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी छवि को प्रभावित कर रहे थे, छवि खराब कर दी हो गई थी उनकी वजह से। लेकिन वो परिवार, संता हम सेनानियों का परिवार की छवि अच्छी रही है और उनके भाई अफजाल भी एमएलए रहे, एमपी भी रहे हैं और वो लोकप्रिय रहे हैं। जैसे भी हो, ऐसा बताते लोग कि गरीब लोगों का बड़ा कल्याण करते हैं। उसकी लड़ाई बड़े लोगों से थी, बड़े माफिया गैंग लोगों से लड़ाई थी। मुख्तार की लड़ाई ज़्यादातर जो लोग बताते हैं वो बताते हैं कि जितने माफिया हैं, जो पूर्वांचल जितने माफिया, कोल माफिया हों या और ज़मीन माफिया, भूमि कब्जा करने वाले लोगों, उनसे उसका झगड़ा ज़्यादा था। आम जनता से शायद उसका संबंध ठीक था, इस वजह से लोकप्रियता उसकी बनी थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उसकी छवि, मतलब गाजीपुर की छवि, क्या बनारस को मतलब रोक पाएगी या फिर बहुमत ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा आ पाएगी, क्या इसको मानते हैं हम? नहीं, उसकी छवि का लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए अफजाल अंसारी भी जुड़े हुए हैं। बलिया में भी उसकी लाभ मिलेगा और आपके मऊ में भी मिलेगा, मऊ मिले, गाजीपुर में मिलेगा। अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि अफजाल अंसारी अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव भी जीतने की संभावना उनकी पूरी है ना। नहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ काशी से मतलब लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब अब उनको वो लोग इंडिया गठबंधन में अगर वो है तो इंडिया गठबंधन में कुछ लाभ उसका मिलेगा, ऐसा नहीं, उसका लाभ मिलेगा। और ये मामला सेंसिटिव मामला है, मुसलमान कहाँ वोट देते हैं ये उनका मामला है, कैसे देंगे, लेकिन कोई ना कोई असर तो पड़ेगा। अच्छा, आखिरी हमारा प्रश्न सर, चूंकि रायबरेली और अमेठी की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ रहा है, मतलब एक तरीके से पुराना घर रहा है। अब जब चुनाव मतलब करीब आ गया, राहुल गांधी अब सीधे गुजरात जाते हैं, वहाँ से अपना पर्चा भरते हैं, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को फिर से रायबरेली या अमेठी में ही पर्चा भरना चाहिए था? अभी तो समय है, 26 के बाद यहाँ नामांकन होना है रायबरेली अमेठी में, और मुझे ऐसा लगता है वायनाड में 26 को चुनाव खत्म हो जाएगा। 26 के चुनाव खत्म होने के बाद निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राहुल गांधी आएंगे और अमेठी में कोई निर्णय हो सकता है कि 26 के बाद आकर नामांकन करें। हाँ, स्मृति ईरानी बहुत चाहती हैं कि राहुल गांधी आए, तो आ जाएंगे वो, राहुल गांधी आएंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। स्मृति ईरानी मुश्किल से 50,000 वोट से जीती थी, वो कैसे जीती साबित लोग जानते हैं। उनके जीतने के पीछे पूरा शासन लग गया, पूरा लगा, प्रधानमंत्री लग गया, सब हो गया, तमाम तरह के आरोप लगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। वायनाड में चुनाव हो चुका रहेगा, दक्षिण भारत में उनका लाभ मिलेगा, यहाँ भी उनको लाभ मिलेगा। तो ये थे अनिल उपाध्याय जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। तो हमने इनसे चुनावी तमाम तरह की चर्चाएं की और उन्होंने बताया कि गठबंधन में, मतलब इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं हमारी पार्टी अब विजयी होगी 2024 में। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।